नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपका जो पेपर है कल क्लास 12th एग्रीकल्चर का कृषि सस्य विज्ञान भाग 2, ठीक है, पेपर कोड 168। तो वो पेपर जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उस पेपर का जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है वर्ष 2025 में, ठीक है, वर्ष 2024-25 के लिए जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है बोर्ड की तरफ से, उसको इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कम से कम आपके कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको कल एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। इस पेपर को आप छोड़ के जा रहे हैं, इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब कई नंबर के क्वेश्चन आप जो है वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पेपर को हम बहुविकल्पी सेक्शन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्या पूछ रहा है, रेफिनस सेटाइवस वैज्ञानिक नाम है। ठीक, प्याज का आपको पता है क्या हो जाएगा, एलियम सेपा। लौकी का लिजनेरिया साइसेरिया। करेला का आपको पता होगा, कमेंट करें, ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। और यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, रेफिनस सेटाइवस मूली का वैज्ञानिक नाम होता है। फिर पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IVRI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वो कहाँ स्थित है। तो बिहार में, आपको पता है नहीं स्थित है, बिहार में आपकी एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो समस्तीपुर में है। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है। मध्य प्रदेश में एक चीज स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। पंजाब में आपको पता है ये नहीं स्थित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो है यहां पर स्थित है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये यूपी में हमारे बनारस में, वाराणसी में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका तीसरा वाला, बैगन का उत्पत्ति स्थान। तो बैगन का उत्पत्ति स्थान देखिए अफगानिस्तान नहीं होगा, चना का अगर पूछे तो एक बार के लिए अफगानिस्तान हो सकता है, लीची का चीन हो जाएगा आपका। फिर देखिए अफ्रीका, ये भी नहीं होगा, अफ्रीका ये आपका ज्वार बाजरा का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बैगन का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आम्रपाली प्रजाति है तो आपको पता है केला की नहीं होती है। केला की प्रजाति देखिए क्या क्या होगी आपकी, जैसे विरूपाक्षी हिल, शिरुमलाई हिल, चेंगलिकोडन, नेंद्रन, मोन्थेन, लादेन और भोगवा और रस्थाली, इस प्रकार से होती है। पपीता की प्रजाति नहीं होगी आम्रपाली, पपीता की आपको पता है सूर्या हो जाएगी, ठीक है, पूसा नन्ना हो जाएगी। और सेब की भी नहीं होगी, ठीक, सेब की यहाँ पे प्रजाति नहीं होगी, ठीक है, सेब का नाम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाला, आम, ये रही हो जाएगा। आम जो आम्रपाली जो है नामी में आम्र, ठीक है, नामी में आम्र आ रहा है, तो आम्र जो है आम को शुद्ध हिंदी में कहते हैं, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आम की प्रजाति होगी। ठीक है, और ये एक सघन क्षेत्रों के लिए आम्रपाली 2.5 की स्पेसिंग पर लगाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए वी कटाव का आमतौर प्रयोग होने वाला सूत्र, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया ये। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, Q = 0.0138 h स्क्वायर अंडर रूट h। इस फार्मूला को आप एकदम रट जाइए, ये आएगा आपके एग्जाम में। फिर देखिए निश्चित उत्तरी में पूछ रहा है विटामिन सी युक्त एक फल का नाम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी विटामिन पर पूरी वीडियो है हमारे चैनल पर, एकदम बेस्ट तरीके से मैंने बताया है। तो जो फल खट्टे होंगे उनमें विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो खट्टे फल कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, एक तो आंवला आपका हो जाएगा, दूसरा आपका नींबू हो जाएगा, तीसरा कच्चा आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा तीसरा आपका विटामिन सी वाला फल, कच्चा आम। ध्यान रखिए बस आम नहीं, कच्चा आम। अगर आम पक जाएगा तब तो उसमें विटामिन ए आ जाएगा। ठीक है, आम विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है, 4800 आयु पाया जाता है। लेकिन अगर आम कच्चा है तो खट्टा है, खट्टा है तो विटामिन सी पाया जाएगा। तो ये तीनों में से आप कोई भी एक लिख दीजिए, आम लिख दें या आंवला लिख दें, या जो आपका ये आम हो गया, आंवला हो गया, जो भी खट्टे फल है उनमें से आप कोई भी लिख दें। फिर देखिए क्या पूछ रहा है, गुलाब के कुल का नाम। यहाँ पर जो रोज होता है, गुलाब की फैमिली पूछ रहा है, तो आपको पता होगा गुलाब का नाम होता है रोजा इंडिका, और इसकी फैमिली क्या होगी, फैमिली हो जाएगी, इसका कुल हो जाएगा रोजेसी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो कोल फसलों के नाम। तो आपको पता है जो कोल वर्ड है ये जंगली गोभी कोल वर्ड से निकला है। ठीक है, और कोल में 7 फसलें आती हैं कोल मतलब ग्रुप में, जैसे आपका फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इसके अलावा चीनी गोभी, स्प्राउटिंग ब्रोकोली, इस प्रकार से आपकी 7 सब्जियां आती हैं। तो 2 में 2 पूछा है तो आप फूल गोभी पत्ता गोभी लिख दें। फिर पूछ रहा है लौकी की 2 उन्नतशील प्रजातियां, जो लौकी होती है बॉटल गार्ड, लेजिनेरिया साइसेरिया, उसकी 2 उन्नतशील जातियां पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंप्रूव्ड वैरायटी पहला हो जाएगा आपका पूसा मेघदूत, और दूसरा हो जाएगा आपका पूसा, ठीक है, पूसा मेघदूत और पूसा संदेश, ये दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पर वैरायटीज हैं। फिर पूछ रहा है एकांतर फलन क्या होता है। देखिए एकांतर फलन इसको अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं, अल्टरनेट फ्रूटिंग, अल्टरनेट बियरिंग। तो ये आम से रिलेटेड देखिए होता क्या है, जैसे अभी 2025 चल रहा है,
तो मान लीजिए 2025 में आम में फलन हुई, ठीक है, फ्रूटिंग फ्रूटिंग हुई, फल आया, फिर 2026 में फल नहीं आया, फिर 2027 में फल आया, तो यही प्रोसेस एकांतर फलन कहलाती है। यानी आम में एक वर्ष फल आएगा, दूसरे वर्ष नहीं आएगा, तीसरे वर्ष फिर आएगा, तो इसी को हम एकांतर फलन कहते हैं। परिभाषा में कैसे लिख देंगे कि आम में एक वर्ष फल आने, दूसरे वर्ष फल 9 आने या 9 के बराबर आने तथा उसके अगले वर्ष फल आने की प्रक्रिया एकांतर फलन कहलाती है, ठीक है। फिर देखिए पूछ रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें बाढ़ पूछ रहा है कि बाढ़ की परिभाषा लिखिए, ठीक है, 7वें क्वेश्चन में। तो कैसे आप बाढ़ को परिभाषित कर सकते हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आपको परिभाषा लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अति वर्षा या अतिरिक्त जल के कारण किसी भी नदी बेसिन में बाढ़ आ जाती है, ठीक है, ये आपको पता होगा, तथा बाढ़ का पानी विस्तृत रूप से फैल जाता है। तो परिभाषा रूप में कैसे लिखेंगे कि अति वर्षा या अतिरिक्त जल के कारण किसी भी नदी बेसिन में मतलब पानी का विस्तृत रूप से फैल जाना बाढ़ कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यह जो बाढ़ की है एक बढ़िया परिभाषा जो है वो लिखी जा सकती है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, टमाटर के बीज शोधन हेतु एक रसायन का नाम एवं मात्रा। इसमें यह बोल रहा है कि जो आपका टमाटर है उसका आपको ट्रीटमेंट करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है, तो कितना आप यूज करेंगे, कौन सा जो सीड ट्रीटमेंट है यूज करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, कैप्टान, टमाटर में 2 इंपॉर्टेंट होता है, कैप्टान यूज कर लें, नहीं तो थायराम यूज कर लें, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर पूछ रहा है जल निकास किसे कहते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में आपका जल निकास पूछ रहा है। जल निकास मतलब वाटर ड्रेनेज होता है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है। जल निकास की सबसे बढ़िया परिभाषा क्या हो जाएगी कि फसल की उपज बढ़ाने के लिए मृदा की सतह अथवा अधोसतह से आवश्यकता से अधिक जल निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं, ठीक है। मतलब हमको जो हमारी क्रॉप है उसकी यील्ड हमको बढ़ानी है, तो सॉइल की सरफेस या सब सरफेस है उससे जो अतिरिक्त जल है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको हम निकाल देंगे बाहर। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, जल निकास कहलाती है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए पूछ रहा है उपल वृष्टि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए, उपल वृष्टि जो है आपका पूछा जा रहा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए उपल वृष्टि की जो एक लाइन में परिभाषा है उसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आकाश से ओलों की बौछार होना। क्या, देखिए आकाश जो आसमान होता है स्काई, वहां से ओलों की बौछार होना उपल वृष्टि कहलाता है, ठीक है। आकाश से ओलों की बौछार होना उपल वृष्टि कहलाता है। फिर पूछ रहा है भूमि की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में भूमि की परिभाषा पूछ रहा है। तो भूमि का आप सिंपल यानी अर्थ में आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं कि भूमि का शाब्दिक अर्थ है भूमि का कांपना। देखिए भूकंप, भूमि में कंपन होना या भूमि का हिलना डुलना आपका जो है भूकंप यहां पर कहलाता है, ठीक है। 11वें क्वेश्चन में यही सबसे आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर आपका क्या है, 1 सेकेंड, या अगर भूकंप में किसी साइंटिस्ट की परिभाषा लिखना चाहें तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सेली सबरी, तो वो कहते हैं कि भूकंप वे धरातलीय कंपन हैं जो मनुष्य से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। ये भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है आम का काला सिरा रोग के प्रमुख लक्षण एवं रोकथाम के उपाय। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये रोग नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, ये रोग में नहीं आएगा। काला सिरा का नाम है ब्लैक टिप, ठीक है, इसको इंग्लिश में इस डिजीज को कहते हैं ब्लैक टिप। जब मैंने आपको आम की खेती में पूरा ये कंप्लीट करा है, ब्लैक टिप यानी काला सिरा। देखिए क्या होता है, आम का जो फल होता है उसका जो, मान लीजिए इस प्रकार से कुछ आम का फल है, तो उसका ये जो नीचे वाला सिरा होगा ये वाला, ये काला पड़ जाता है, ठीक है। काला पड़ के पहले मुलायम हो जाएगा, काला होके फिर कठोर हो जाएगा, ठीक है, उससे आम का स्वाद गड़बड़ा जाएगा। यही जो डिसऑर्डर है यही कहलाता है आपका काला सिरा। और ये होता क्यों है, तो देखिए जो हमारा आम का जो मतलब गार्डन है, वो जो ईंट भट्टों की चिमनी होती है, आप लोगों ने देखा होगा ईंट भट्टों की जो चिमनियां होती हैं उसके पास में अगर हमारे आम का मतलब आम का गार्डन लगा हुआ है, तो उस चिमनियों से दो धुआं निकलता है, आप लोगों ने देखा होगा। धुएं में 2 गैसें काफी खतरनाक अमाउंट में निकलती हैं, वो होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो इन गैसों के प्रभाव से जो आम का नीचे वाला सिरा है वो काला हो जाता है, इस कारण इसको काला सिरा बोला जाता है, ठीक है। और इसका एक और कारण होता है बोरान की कमी, ठीक है, बोरान की कमी से भी ये रोग होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कैसे आप इसकी रोकथाम करेंगे, देखिए लक्षण में तो हो ही गया, काला निचला सिरा काला हो जाता है, फिर कठोर होकर मुलायम वगैरह हो जाता है। रोकथाम कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, जो आम का बगीचा है उसको ईंट भट्टों की जो चिमनियां हैं उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर लगाएंगे। और उसके बाद भी अगर हो रहा है तो बोरेक्स या बोरिक एसिड यूज कर सकते हैं,
ठीक है, ये आपका रोकथाम हो जाएगा। फिर देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा बनने के कारण एवं निवारण के उपाय। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एसिडिक सॉइल है उसकी डिफिनेशन आपको बतानी है और वो बनता क्यों है और कैसे उसका हम निवारण करेंगे। तो देखिए अम्लीय मृदा का सबसे अच्छा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जब कोलाइडी सम्मिश्र पर एवं मृदा विलयन में OH माइनस आयनों की अपेक्षा H प्लस आयनों की अधिकता हो जाती है तो भूमि प्रतिक्रिया में अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है, ऐसी भूमि अम्लीय भूमि कहलाती है। इसका पीएच 7 से कम होता है। देखिए कैसे डिफिनेशन लिखेंगे कि वह भूमि जिसमें OH माइनस आयनों की अपेक्षा H प्लस आयनों की अधिकता हो जाए, ठीक है, उसको हम कहेंगे अम्लीय भूमि, ठीक है, और इसका पीएच 7 से कम होगा, 7 से ऊपर होगा तब तो क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये बनता क्यों है, कारण देखिए पहला हो जाएगा आर्द्र जलवायु या अधिक वर्षा, दूसरा कारण हो जाएगा अम्लीय चट्टानों से मृदा का निर्माण, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर अम्लीय उर्वरकों का अधिक समय तक प्रयोग, और क्या हो जाएगा मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, फिर आपका कुछ फसलों जैसे मक्का बरसीम लूसर द्वारा कैल्शियम का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, इसके अलावा अम्लीय वर्षा और सूक्ष्म जीवों की क्रिया, इन सारी चीजों के कारण यहाँ पर जो है ये आपकी जो मृदा अम्लीय होती है। अब कैसे इसको सुधारेंगे आप, तो आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं। चूने में क्या कर सकते हैं, कैल्सिक चूना पत्थर, डोलोमाइट चूना पत्थर, जो स्लैग डलाइम आपका होता है बिना बुझा चूना, इसके अलावा जो आपका बुझा चूना होता है इसको भी आप यूज कर सकते हैं, मार्ल यूज कर सकते हैं, जो खड़िया होता है चाक उसको भी यूज कर सकते हैं। चूने के प्रयोग से आपका कैल्शियम मैग्नीशियम कोलाइडी सम्मिश्र पर H प्लस आयनों को जो है वो विस्थापित कर आपका अधिशोषित हो जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या कर सकते हैं, तो पहला चूना प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा आप क्षारीय उर्वरक प्रयोग कर सकते हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट है, फिर आप जो एसिड रेसिस्टेंट क्रॉप है अम्लता रोधी फसलें उनको उगा सकते हैं जैसे आपका धान जई अलसी आलू शकरकंद गन्ना टमाटर, ठीक। इसके अलावा आप अच्छे तरीके से जल निकास को प्रबंध करेंगे, उसका मैनेज करेंगे तो ये सुधर जाएगा। तो ये सारे आपके सुधारने के उपाय हैं, कौन कौन से, चूना का प्रयोग, क्षारीय उर्वरक, अम्लता रोधी फसलें, ठीक है, और जल निकास। क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए क्या पूछ रहा है, जल क्रांति वाटर लॉजिंग, ठीक है, वाटर लॉजिंग यानी लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, लॉजिंग तो अलग चीज हो जाएगा, वाटर लॉगिंग यानी जल क्रांति का भूमि एवं पौधों पर प्रभाव जो है आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग का पहले भूमि पर प्रभाव देखिए, पहला प्रभाव क्या होगा भूमि पर, कि भूमि में वायु संचार की कमी होती है। फिर अगला क्या होगा, भूमि अम्लीय हो जाती है। फिर आपका मृदा ताप में कमी हो जाती है। अगला, भूमि में हानिकारक लवणों की अधिकता हो जाती है। समय से जुताई बुआई नहीं हो पाती है। लाभदायक जीवाणुओं के कार्य में बाधा आती है। मृदा की संरचना में गिरावट आती है और भूमि दलदली हो जाती है। ये सब है भूमि पर प्रभाव। अब देखिए पौधों पर प्रभाव, तो जल क्रांति के कारण मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो हमारा पौधा है वो सूख जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, मृदा तापमान, जो आपकी मृदा ताप होती है, सॉइल हीट, मृदा उष्मा, उसमें कमी हो जाती है जिससे पौधों की जड़ें ठीक प्रकार से काम नहीं करती। अगला क्या हो जाएगा आपका, मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की कमी हो जाती है अथवा वह ठीक प्रकार से काम नहीं करते। फिर निछालन, जो लीचिंग होता है, उससे जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हैं वो नीचे चले जाते हैं, तो इससे क्या होगा, मृदा की जो फर्टिलिटी है उसमें कमी आएगी। फिर बहुत सारे पौधे नष्ट हो जाएंगे। फिर भूमि की सतह पर बीजीय लवणों की अधिकता होने से पौधों के वृद्धि एवं विकास में बाधा पड़ती है। तो ये सारी चीजें आप जो है लिख सकते हैं। फिर फल फूल कम आएंगे और उपज हमको कम मिलेगी। तो ये सारी आपकी जल क्रांति का भूमि पर और पौधों पर प्रभाव हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन आपको 18 नंबर देते हैं, एक क्वेश्चन 6 नंबर देगा, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 में क्या कह रहा है कि निम्न शीर्षक के अंतर्गत आम एवं सेब की खेती का तुलनात्मक वर्णन करना है। किन शीर्षक, पहले उन्नतशील जातियां आपको बतानी है आम और सेब की, फिर खाद्य उर्वरक बताना है आम सेब की, और उपज बतानी है आम और सेब की। तो ये मैं बता देता हूं। तो आम की इंपॉर्टेंट वैरायटीज कौन कौन सी हो जाएगी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है यहाँ पर चौसा। चौसा जो है वो स्वीटेस्ट वैरायटी है आम की, सबसे मधुरतम प्रजाति। इसके अलावा एक और वैरायटी है सिंधु, ये सीडलेस यानी बीजरहित होती है, इसमें 85% जो गूदा है यानी पल्प जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा यूपी में जो प्रसिद्ध वैरायटी है वो है दशहरी। इसके अलावा भी वैरायटीज आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी देखिए, इसके अलावा आपकी वैरायटी में जैसे आपका आम्रपाली हो जाएगा, अभी ऊपर पूछा ही हुआ था। और अगेती फसलों में, अगेती प्रजातियों में बॉम्बे ग्रीन है, जाफरानी है, बॉम्बे येलो है, गोपाल भोग है, अल्फांसो। अल्फांसो सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बार बार पूछा जाता है, इसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। मध्यम प्रजातियों में दशहरी है, फिर पछेती में आपका तैमुरिया है, फजरी है, ये सारी आपकी वैरायटीज हो जाएंगी। फिर खाद उर्वरक देखिए, तो आम में गोबर की खाद जो FIM है वो 5 से 6 kg पर पेड़ देते हैं। नाइट्रोजन 73 ग्राम देते हैं पर पेड़, फास्फोरस 18 ग्राम, और जो पोटास है K2O उसको देते हैं हम 68 ग्राम पर पेड़, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद से उपज पूछ रहा है, तो आम में जो उपज है लगभग जो है, तो आपको यहाँ पे याद रखनी है आम में आपको कितनी ईल्ड मिलती है। तो देखिए आम में उपज आपको 200 से 250 कुंटल जो है वो मिल जाती है, ठीक है, या 20 से 25 टन में आप लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या पूछ रहे हैं सेब के बारे में, तो सेब का भी यहाँ पर बता देते हैं। तो सेब में आप क्या क्या उसकी प्रजातियों में सकते देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी यहाँ पर स्केल रोधी प्रजातियां जैसे प्राइमा है, प्रिसिला है और सरप्राइज है। इसके अलावा संकर प्रजातियों में सबसे इंपॉर्टेंट है लाल अंबरी, और ये रेड डेलिशस इंटू अंबरी की क्रॉस है। इसके अलावा सुनहरी है जो अंबरी गुड़े गोल्डन डेलिशस की क्रॉस है। फिर चौबटिया अनुपम है जो अर्ली सेंबरी और रेड डेलिशस की क्रॉस है। इसके अलावा आपका रेड गोल्ड है, फिर आपका स्टार्किंग डेलिशस है। इसके अलावा आपका न्यूटन है, येलो न्यूटन है, विंटर बनाना है। ये सभी आपकी सेब जो है उसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद चलिए सेब में हम क्या खाद उर्वरक डालते हैं वो देख लेते हैं। तो सेब में आपका क्या होता है देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो 500 ग्राम पर पेड़ दे देंगे, फास्फोरस 250 ग्राम पर पेड़, और जो आपका ये होता है पोटास उसको हम दे देंगे आपका 75 से 750 ग्राम जो है, यानी 75 ग्राम पर पेड़ हम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए उपज कितना मिलता है आपका सेब में, तो सेब में वही जो धान में है, मतलब आम में है 200 से 250 कुंटल, या कहीं कहीं एक और मिलता है 8 से 13 टन। तो इस उपज को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका इसी में या में पूछा हुआ है, या तो आप ये क्वेश्चन करें और ये नहीं आ रहा है तो आप गुलदाउदी आप कर सकते हैं, क्राइसेंथेमम। इसमें गुलदाउदी की खेती का सचित्र वर्णन आपको करना है। तो गुलदाउदी आपको पता होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्राइसेंथेमम स्पीसीज, ठीक है, क्राइसेंथेमम इसका नाम होता है। और इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, क्राइसेंथेमम स्पीसीज, क्योंकि कई सारी स्पीसीज होती हैं। उत्पत्ति स्थान चीन हो जाएगा, 2 नंबर 18 हो जाएगा, फैमिली कंपोजिटी हो जाएगी। क्लाइमेट इसका 15 से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए, दिन में आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सॉइल इसके लिए बलुई दोमट चाहिए, पीएच 6.5 के आसपास हो। प्रजातियों में आपका देख लीजिए, जैसे आपका दो प्रकार की इसकी कई प्रकार की प्रजाति होती हैं। तो बड़े आकार में आपका फ्रेड यूले है, राज है, डायमंड है, फिर आपका स्टार येलो है, सिलेक्शन 4 और 5 है। छोटे फूलों वाली किस्मों में आपका पीला बसंती सोनाली है, सफेद में आपका लिथिल बीरबल सानी है, लाल में फ्लीट डायमंड डाउन है, हल्का बैगनी स्पीसीज में मतलब जातियों में आपका अप्सरा और नीलम है। इसके अलावा और भी स्पीसीज जैसे आपकी नानको, कुंदन, अप्सरा, अजय, एलिसन, गैती, नीलिमा, ब्लैज, जया, ये सारी स्पीसीज आपकी हो जाएंगे, ठीक है। फिर एनपीके कैसे इसको देंगे, तो कंपोस्ट 12 टन दे देंगे, नाइट्रोजन 25 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम। इस प्रकार से हम इसमें दे देंगे, ठीक है। इसमें प्रोपगेशन बाय सीड भी होता है बीज के द्वारा, और वेजिटेटिव भी होता है। वेजिटेटिव में सकर से कल्लों के द्वारा करते हैं, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा गुलदाउदी का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि क्षारीय मृदा बनने के कारण तथा सुधार के उपाय। जो आपकी क्षारीय भूमि होती है वो बनती क्यों है और उसको आप सुधारेंगे कैसे। 17वें क्वेश्चन में आपको ये लिखना है, चलिए ये आपको बता देते हैं। तो पहला कारण आपका हो जाएगा लवणीयकरण यानी सोलेनाइजेशन, दूसरा कारण हो जाएगा क्षारीयकरण यानी एल्कलाइजेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर कारण होता है। फिर कैसे आप इसको सुधारेंगे, तो देखिए केमिकल अमेंडमेंट आप यूज कर सकते हैं, रासायनिक सुधारक कौन कौन से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जिप्सम यूज कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अम्ल और जो एसिड और एसिड प्रोड्यूसर है, अम्ल और अम्ल उत्पादक सॉइल अमेंडमेंट, जैसे आपका एलिमेंटल है, एलिमेंटल में आपका कौन सा है, Fe2SO4 और H2SO4। इसका आप कार्बनिक पदार्थ यूज कर सकते हैं, जैसे गोबर की खाद है, प्रेस मड है और कंपोस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है। ये तो हमने बता दिया, कारण भी बता दिया, सुधार के उपाय बता दिया। फिर या तो ये करें क्षारीय भूमि वाला, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अतिवृष्टि, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो प्राकृतिक आपदा वाले चैप्टर में, दैवीय आपदा वाले में, अतिवृष्टि, उपल वृष्टि, वाला वृष्टि। इसके अलावा आप पत्ता गोभी में खरपतवार की रोकथाम, जो कॉलीफ्लावर होता है, तो इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पेपर कंप्लीट होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और आपका कम से कम 1-2 साल का और हम एग्रोनॉमी का आपका क्वेश्चन पेपर लाएंगे 12th का। हो सकता है कल सुबह आए, तो उसको आप जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट सब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कमेंट करना। कमेंट आपको जरूर करना है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन हो रहा है, हम लोग के बीच में संचार हो रहा है, तो फीडबैक आना आवश्यक है, तभी वो संचार माना जाएगा। आप बीएससी एजी करेंगे तो एक्सटेंशन नाम के सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में होता है आपका फीडबैक देना। तो कमेंट आपको करके जरूर बताना है कैसी वीडियो लगी, समझ में आई कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।